कि निम्नलिखित में से किस राज्य में मकर संक्रांति को पेड्डा पाडुंगा के रूप में मनाया जाता है। त्योहार है मतलब ये। तो ऑप्शन है तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरल और कर्नाटक। ये आंध्र प्रदेश का एक शस्य उत्सव है, पोंगल के तरह मनाया जाता है। तो एक काम करेंगे, कुछ नाम इस तरीके से नोट कर लें, ये सभी सवाल एग्जाम में पूछे जाते हैं। प्रमुख त्योहार और वो त्योहार किस राज्य के हैं, उनसे संबंधित राज्य। प्रमुख त्योहार और उन त्योहारों को, वो तो त्योहार हैं जहाँ मनाए जाते हैं स्पेशली, वो राज्य कौन से हैं। तो एक तो सवाल यही है पेपर में, देखो, जिसका नाम है पेड्डा पांडुगा। ये त्योहार जो है एक शस्य उत्सव है, ओणम की तरह मनाया जाता है। कहाँ मनाया जाता है? आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश। एक क्वेश्चन पूछा गया है, एक त्योहार है, देखिए, जिसका नाम है त्रिशूर पूरम। ये भी कई बार पेपर में मालूम किया गया है कि त्रिशूर पूरम जो है वो किस राज्य का एक फेस्टिवल है। तो त्रिशूर पूरम मनाया जाता है केरला में। एक त्योहार है जिसका नाम है, देखिए, एक त्योहार है जिसका नाम है बोईता बंदना। बोईता बंदना उड़ीसा का एक त्योहार है और इस समय उड़ीसा के लोग नाव पूजा करते हैं। नाव की पूजा करते हैं, बोईता बंदना। इसका मतलब ये हो जाएगा बेटा उड़ीसा का। बोईता बंदना एक त्योहार है, कहाँ का? उड़ीसा का। एक त्योहार का नाम आता है कंबाला महोत्सव। कंबाला महोत्सव जो है वो मनाया जाता है कर्नाटक में। और इसमें भैंसा दौड़ होती है। कंबाला में भैंसा दौड़। एक नाम आपने सुना होगा ओणम। तो ओणम का त्योहार मनाया जाता है केरल में। और इसी त्योहार के दौरान जो है वो बोट रेस का आयोजन होता है, नाव दौड़। देखो, ओणम में नाव दौड़ होती है, ठीक है। कंबाला में भैंसा दौड़ होती है। बोईता बंदना में नाव की पूजा होती है। नाव की पूजा होती है किसमें? बोईता बंदना में। ऐसी एक त्योहार है, देखिए, जिसका नाम है पोंगल। पोंगल तमिलनाडु का एक त्योहार है पोंगल। एक तो पोंगल के दौरान ही जल्लीकट्टू का आयोजन होता है। जल्लीकट्टू, हाँ, जहाँ बैल या सांड की लड़ाई होती है, सांड को कब्जे में करा जाता है तमिलनाडु में। तो जल्लीकट्टू पूछेगा तो वो भी तमिलनाडु में आ जाएगा। तो जल्लीकट्टू है ना, पोंगल का ही एक हिस्सा है। अगर जल्लीकट्टू पर पूछेगा तो वो आ जाएगा तमिलनाडु का। तमिलनाडु में जल्लीकट्टू। तो जल्लीकट्टू में, हाँ, सांड से लड़ाई, ठीक है, हाँ, ये आयोजन होता है। एक त्योहार है जिसका नाम है हॉर्नबिल। हॉर्नबिल एक फेस्टिवल है। हॉर्नबिल एक फूल भी है। कहाँ का है? नागालैंड।
तो हॉर्नबिल याद रखें नागालैंड का है। एक त्योहार और है जो बड़ा फेमस है, संगाई महोत्सव। संगाई महोत्सव, संगाई महोत्सव, संगाई फेस्टिवल है ना, ये मणिपुर में है। मणिपुर में मनाया जाता संगाई फेस्टिवल। एक नाम और देख लें, 10 तो कर ही लें, कम से कम 10 त्योहारों के नाम। एसएससी जीडी में इसी टाइप के सवाल आपसे मालूम करेगा, बाकी ज़्यादा कुछ नहीं पूछेगा। तो एक हाँ फेस्टिवल है, मनाया जाता है, देखिए बिहू। तो बिहू के कई प्रकार हैं, ठीक है, भोगाली बिहू भी होता है। तो बिहू ही याद रखें, बिहू एक फेस्टिवल है, कहाँ का है? असम का। तो मैंने आपको इस सवाल में जो शब्द आया था, त्योहार आया था पेड्डा पाडुंगा, तो पेड्डा पाडुंगा से लेकर मैंने आपको 10 करा दिए हैं टोटल। अगर एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं तो पूरे भारत से 50 कम से कम आपको फेस्टिवल याद रखने पड़ेंगे। 50 फेस्टिवल याद रख लो, एक ना एक फेस्टिवल आपको ज़रूर मिल जाएगा। 50 में से हर साल एक दो हर सेट में फेस्टिवल का क्वेश्चन जरूर मिलता। 50 नाम है, 10 मैंने आज करा दिए, धीरे धीरे करके हम चलते रहेंगे और एक दिन 50 के 50 याद भी हो जाएंगे, ठीक है। तो थोड़ा सा याद रखें। देखो जैसे बोईता बंदना में नाव की पूजा करते हैं लोग, ठीक है। कंबाला में भैंसा दौड़ का आयोजन होता है, ठीक है। हाँ, ओणम में बोट रेस का आयोजन भी होता है ना। पोंगल एक सस्य पर्व है, कृषि से जुड़ा हुआ है। जल्लीकट्टू में सांड से लड़ाई होती है। हॉर्नबिल फूलों का त्यौहार है नागालैंड में, और इसे हॉर्नबिल को जो है त्योहारों का त्यौहार भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ये एसएससी जीडी ने एक बार मालूम करा था, त्योहारों का त्यौहार किसे कहा जाता? हॉर्नबिल को। संगाई महोत्सव, संगाई एक हिरन भी है, यह संगोई एक हिरन भी है। दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क जिसका नाम है केबुल लामजाओ नेशनल पार्क, मणिपुर में, और वो है लोकटक झील में। तो वहीं पर जो है ये संगाई फेस्टिवल होता है मणिपुर में। बिहू के कई प्रकार हैं, और बिहू फेस्टिवल जो है वो असम का है। तो उसके कई तरीके से कई दिन तक चलता है पर्व वो, ये भी शस्य उत्सव है, ठीक है। बाकी और भी हैं, भारत में बहुत सारे हैं, ठीक है। देखो, एक परंपरागत धार्मिक त्यौहार होते हैं, एक क्षेत्रीय त्यौहार होते हैं। एसएससी भी धार्मिक त्यौहार भी मालूम करती है और क्षेत्रीय त्यौहार भी मालूम करती है। क्षेत्रीय त्यौहार में साउथ इंडिया के, नॉर्थ ईस्ट के, ज़्यादातर असम की तरफ वाले ये त्यौहार मालूम करती है, और साउथ इंडिया में दक्षिण भारत के, महाराष्ट्र के, केरल के, कर्नाटक के, यहाँ के त्यौहार बहुत आते हैं, ठीक है। तो 10 नाम मैंने आपको लिखवा दिए। चलिए अगला सवाल देखते हैं बेटा। अगले सवाल में क्या पूछा गया है, ये कह रहे हैं दिए गए उद्योगों में चूना पत्थर ... का कच्चा माल है। चूना पत्थर का इस्तेमाल किस रूप में किया जाता, मतलब, ठीक है। हाँ, तो कह रहा है कि चूने पत्थर का इस्तेमाल प्लास्टिक बनाने में होता, फर्नीचर लकड़ी उद्योग में होता, सीमेंट में होता है, या इलेक्ट्रॉनिक उद्योग में होता है, ठीक है। तो सीमेंट का जो कच्चा माल है वो क्या है? चूना पत्थर, ठीक है। तो सीमेंट बनाने में जिस पदार्थ की सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है वो क्या है? चूना पत्थर है। और सीमेंट के कारखाने सामान्यतः वहीं लगाए जाते हैं, सीमेंट की फैक्ट्रियां सामान्यतः वहीं लगाई जाती हैं जहां चूना पत्थर का जो क्षेत्र होता है, जहां खान होती है, वहीं पे सीमेंट के कारखाने लगाए जाते हैं, ठीक है। तो देखो, सीमेंट से जुड़ी हुई 3-4 बातें आप देख लो। सीमेंट का आविष्कार किया गया था, खोजा गया था एक व्यक्ति के द्वारा जिसका नाम था जोसेफ
एस्पीडन, जोसेफ एस्पीडन ने, जोसेफ एस्पीडन ने हाँ सीमेंट का आविष्कार करा था, सीमेंट को खोजा था, उसको बनाने का तरीका ढूंढा था सीमेंट। इंग्लैंड में एक पत्थर पाया जाता था पोर्टलैंड सीमेंट, उसी के नाम पर इसे पोर्टलैंड सीमेंट भी बोला गया है। ठीक है। अच्छा देखो, जो सीमेंट का निर्माण होता है, सीमेंट निर्माण में प्रयुक्त पदार्थ, सीमेंट निर्माण में प्रयुक्त पदार्थ सामान्यतः दो चीज़ों का आप ख्याल रखिए, बहुत सारी चीज़ें पड़ती हैं सीमेंट के निर्माण में, दो चीज़ों का ध्यान रखिए। एक है चूना पत्थर, इसकी मात्रा सर्वाधिक होती है, सर्वाधिक। सीमेंट में सबसे ज़्यादा क्या होता है? चूना पत्थर होता है। सीमेंट में सबसे ज़्यादा मात्रा किसकी होती है? चूना पत्थर की, इसलिए सबसे ज़्यादा मात्रा होती है, इसलिए सीमेंट के लिए ये कच्चा माल है। कच्चा माल इसे कहते हैं रॉ मटेरियल। क्या कहते हैं इसको? कच्चा माल। सीमेंट में कच्चे माल के रूप में सबसे ज़्यादा जिसकी ज़रूरत पड़ती है वो है चूना पत्थर, इसलिए सीमेंट के कारखाने या सीमेंट की फैक्ट्रियाँ अधिकांशतः वहीं लगाई जाती हैं जहाँ चूना पत्थर पाया जाता है। ठीक है। दूसरी बात, सीमेंट के निर्माण में जिप्सम की भी ज़रूरत पड़ती है। किसकी? जिप्सम की। जिप्सम करता क्या है? सीमेंट के जमने की दर को कम करता है। सीमेंट के जमने की दर को कम करना। सीमेंट में जिप्सम का काम क्या है? सीमेंट के जमने की दर को कम करना। इसका मतलब ये हुआ कि अगर सीमेंट के अंदर जिप्सम जितना ज़्यादा होगा, सीमेंट उतनी ही देर से जमेगा, उतनी ही देर से वो जमेगा। और सीमेंट में जितना कम जिप्सम होगा वो उतनी ही जल्दी जम जाएगा। एक्चुअल में क्या है, अगर सीमेंट में आप थोड़ा पानी डाल दें तो उसमें जिप्सम बिल्कुल भी ना हो तो एकदम पत्थर बन जाएगा, और ऐसे सीमेंट का कोई इस्तेमाल नहीं हो सकता, यह हो जाएगा। इसलिए सीमेंट में क्या करते हैं, इस हिसाब से जिप्सम मिलाया जाता है कि ना तो वो जल्दी जमे और ना वो लेट जमे। ठीक है। तो दो चीज़ें याद रखिए, कच्चे माल के रूप में किसका इस्तेमाल करते हैं? चूना पत्थर। और सीमेंट के जमने की दर को बोलो कम करने के लिए उसमें जिप्सम मिलाते हैं हम। चूने की प्रधानता अगर ज़्यादा हो जाती है तो सीमेंट से संबंधित जो चीज़ें होती हैं उनमें दरारें ज़्यादा बन जाती हैं। दरारें, इसमें लोहे की प्रधानता भी होती है सीमेंट में। ठीक है। और इसमें चूने की प्रधानता होती है, जिप्सम होता है, बाकी और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं कच्चे पदार्थ के रूप में, लेकिन सबसे ज़्यादा जो मात्रा होती है वो चूना पत्थर की होती है। सबसे ज़्यादा सीमेंट में सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता? चूना पत्थर, और कच्चे माल का काम करता है। तो वैसे इन्होंने कहा कि बताइए, हमसे तो सिर्फ इतना मालूम कर रहे थे कि जो चूने का पत्थर है वो इनमें से किस इंडस्ट्री में काम आएगा? प्लास्टिक में काम आएगा, फर्नीचर में काम आएगा, सीमेंट में, या इलेक्ट्रॉनिक उद्योग में? तो सीमेंट में। ठीक है। चलिए अगला सवाल देखो, जितने भी जीडी के पेपर होते हैं वो ज़्यादा मुश्किल सवाल नहीं करते। अब ये सवाल पूछा है, कह रहे विषम का चयन करें। विषम मतलब जो बिल्कुल अलग है। ठीक है। और किस मामले में कह रहे हैं? रेशेदार फसल, रेशेदार फसल के रूप में। तो कपास का रेशा होता, जूट का भी रेशा होता, सन का भी रेशा होता। रबड़ में रेशा नहीं पाया जाता। रबड़ तो लेटेक्स से मिलती है। लेटेक्स होता है रबड़ के पेड़ से निकलने वाला दूध।
ठीक है सर। रबड़ प्राप्त होती है, रबड़ प्राप्त होती है किससे? लेटेक्स है। तो देखो 2-3 सवाल जो आपने पहले ही पढ़े होंगे, एक हेडिंग बना दीजिए रबड़। रबड़ के बारे में, ठीक है, रबड़ के बारे में पहला सवाल, रबड़ किससे प्राप्त होती है? रबड़ प्राप्त होती है किससे? तो लेटेक्स से। अब ये लेटेक्स क्या है? लेटेक्स क्या है? लेटेक्स जो है वो रबड़ के पौधे से निकलने वाला एक दूध है। रबड़ का पौधा होता है ना, जैसा आपने देखा होगा, कभी नीरे को देखा होगा, खजूर के पेड़ से जो निकालते हैं नीरा, तो वो क्या करते हैं, नीरे के खजूर के पेड़ में क्या करते हैं, एक कट मार देते हैं, कोई घड़ा या कोई बर्तन जो उससे लगा देते हैं, और बूंद बूंद करके वो नीरा उसमें जमा होता रहता है ना। इसी प्रकार से रबड़ का जो पौधा होता है उससे जो दूध निकलता है उसे इकट्ठा करके उससे रबड़ बनाते हैं। तो उसे रबड़ के पौधे से निकलने वाला दूध जो है वो क्या कहलाता है? लेटेक्स कहलाता है। ठीक है, एक और सवाल देखो जो अच्छा बनाएगा पेपर के लिए। एक सवाल आता है रबड़ का प्राकृतिक बहुलक। रबड़ का प्राकृतिक बहुलक, तो वो होता है आइसोप्रीन। आइसोप्रीन, आइसोप्रीन क्या है? रबड़ का प्राकृतिक बहुलक है। एसएससी ऐसे सवाल जरूर मालूम करती है। एक आता है रबड़ का कृत्रिम बहुलक। रबड़ का कृत्रिम बहुलक क्या होता है बेटा? नियोप्रीन। नियोप्रीन, नियोप्रीन जो है वो रबड़ का कृत्रिम बहुलक है। रबड़ जो है वो नेचुरल भी होती है और हाँ सिंथेटिक भी होती है, संश्लेषित रबड़, कृत्रिम रबड़। एक और सवाल बनता है कि देखिए रबड़ को मजबूत व टिकाऊ बनाने के लिए उसमें सल्फर को कहते हैं गंधक, मिलाया जाता है। मिलाया जाता है। इस क्रिया को वलनीकरण या वैल्केनाइजेशन कहते हैं। ये भी सवाल कई बार आया है कि रबड़ को मजबूत और टिकाऊ बनाने के लिए क्या मिलाते हैं उसमें। अब तुमने देखा होगा एक वो रबड़ होती है जो जिसे बच्चे लिख के मिटाते हैं, वो ऐसी रबड़ होती है स्कूलों में हमने जो इस्तेमाल करी, अगर ऐसे तोड़ोगे तो उसके टुकड़े हो सकते हैं, इतनी मुलायम होती है। एक रबड़ वो होती है जो टायरों में इस्तेमाल होती है, और टायर की रबड़ कितनी मजबूत होती है। तो वो रबड़ ऐसी बनाई गई है और उसमें क्या मिलाया गया है? सल्फर मिलाने के बाद में, है ना, हाँ, बलनीकरण की क्रिया के बाद में उसे स्ट्रोंग मतलब मजबूत बनाया गया है सल्फर के द्वारा। तो टायर की रबड़ में और रेजर जो होती है उसकी रबड़ में बड़ा फर्क है, नहीं है, वो कच्ची होती। तो ये कैसा बना है? बोलो, बलनीकरण की क्रिया के द्वारा। क्या मिलाते हैं? सल्फर मिलाते हैं।
एक सवाल और बताइए, देखिए भारत में सर्वाधिक रबड़ का उत्पादन, भारत में सबसे ज़्यादा रबड़ का उत्पादन कहाँ होता है? केरल में। अच्छा देखो, भारत में रबड़ को कौन लाया? पुर्तगाली लाए। कहाँ से लाए? अमेजन घाटी से। और उसको कहाँ लगाया? केरल की पेरियार नदी घाटी में। ठीक है, तो देखिए भारत में, हाँ, भारत में अमेजन घाटी से, अमेजन घाटी से, भारत में अमेजन घाटी से रबड़ का पौधा भारत में अमेजन घाटी से रबड़ का पौधा पुर्तगालियों द्वारा लाया गया जिसे केरल की पेरियार घाटी में लगाया गया। पेरियार घाटी में लगाया गया। तो केरल की जो एक नदी है, पेरियार नदी, केरल में है ना, हाँ, वहीं पर उस नदी की जो घाटी है उसे कहते हैं पेरियार नदी घाटी। और यहीं पर रबड़ जो है भारत में सबसे ज़्यादा पैदा होती है, पेरियार नदी घाटी में। एक और सवाल रबड़ का बन सकता है, विश्व में सर्वाधिक रबड़ का उत्पादन, विश्व में सर्वाधिक रबड़ का उत्पादन, विश्व में सर्वाधिक रबड़ का उत्पादन, तो पहले नंबर पर आता है थाईलैंड। कहाँ? थाईलैंड। तो रबड़ जो है, रबड़ का पौधा होता है, रबड़ के पौधे से जो लेटेक्स प्राप्त होता है उससे रबड़ बनाई जाती है। रबड़ का प्राकृतिक बहुलक क्या कहलाता है? आइसोप्रीन। रबड़ का कृत्रिम बहुलक क्या है? नियोप्रीन। ठीक है। अच्छा, रबड़ को मजबूत और टिकाऊ बनाने के लिए क्या मिलाते हैं? सल्फर। और ये क्रिया क्या कहलाती है? वल्कनीकरण कहते हैं। ठीक है, या वैल्केनाइजेशन कहते हैं। दुनिया में सबसे ज़्यादा रबड़ का उत्पादन किस देश में होता है? थाईलैंड में। और भारत में सबसे ज़्यादा रबड़ का उत्पादन केरल में होता है। किस घाटी में होता है केरल की? पेरियार नदी घाटी में। पेरियार नदी घाटी में। ठीक है। रबड़ का यूज, अब आप सब जानते हैं रबड़ कहाँ कहाँ उपयोग होती है। जो च्युइंगम बनाई जाती है, च्युइंगम होती है ना खाने वाली, है ना, उनमें भी रबड़ का ही इस्तेमाल होता, च्युइंगम में। ये रबड़ इस्तेमाल होती है कहाँ? रेजर के रूप में। इसी रबड़ के टायर बनते, इसी रबड़ के क्या बनते? टायर बनते हैं, जो वाहनों में इस्तेमाल होते हैं, टायर। तो टायर की जो रबड़ है, ठीक है, हाँ, वो पक्की रबड़ है, मजबूत है। जबकि वो रेजर की रबड़ जो है वो कच्ची रबड़ है, वो सॉफ्ट है, मुलायम है। ठीक है। चलिए अब देखो, हम बात कर रहे थे, ये जो कपास है ये एक रेशा है। कपास जिसे हम कॉटन कहते हैं, कॉटन कपास का, है ना, पौधा होता है, उससे कपास निकाला जाता है, कॉटन होता है। रुई जिसे कहते हैं, तो वो एक रेशा है, प्राकृतिक रेशा है। जूट भी क्या है? एक रेशा है, फाइबर है। गज्जा वगैरह आपने देखा होगा। सन क्या है? सन भी एक रेशा है, फाइबर है, मतलब ये सब फाइबर हैं। जबकि जो रबड़ है वो फाइबर नहीं है। ठीक है, रबड़ रेशा नहीं है। सन पहले तो गांव में काफ़ी होती थी। जो धान होते थे, धान की खेती, तो उसकी जो मैंड होती थी
उसके ऊपर सन बो दी जाती थी, ठीक है। फिर उस सन को उखेड़ के लेकर आते थे खेत में से, उसके गड्ढे बनाते थे छोटे छोटे, फिर उन्हें तालाब में ले जाकर पानी में दबा दिया जाता था। तो पानी सूखने के बाद वो रेसे अलग हो जाती थी, गल जाती थी, फिर उसे सन पे से रेसों को अलग अलग हाँ किया जाता था। सन की रस्सी बनाई गई, सन से हाँ तमाम चीज़ें बनाई गई भाई, हेम्प कहते हैं उसी को, ठीक है, अंग्रेजी में। चलिए अगला सवाल ये कह रहा है कि भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के चुनाव की विधि को डॉट डॉट संविधान से लिया गया है। बड़ा अंतर है, आसान नहीं है किसी चीज़ को आसान समझना। मैं अब आपको बताता हूँ, सुन लो, क्योंकि देखो इसमें अंतर क्या है। जर्मन, दक्षिणी अफ्रीका, संयुक्त राज्य अमेरिका और आयरिश। आयरिश होता है आयरलैंड, आयरलैंड को आयरिश भी कहते हैं। अब सुनो, देखिए जो राष्ट्रपति है, भारत के राष्ट्रपति, अब सुन लेना, भारत में जो राष्ट्रपति हैं उनके बारे में पहला सवाल तो याद रखना कि भारत में राष्ट्रपति का पद कहाँ से लिया गया है। राष्ट्रपति का पद, कहाँ के राष्ट्रपति का पद? भारत के। भारत में राष्ट्रपति का जो पद लिया गया है वो लिया गया है संयुक्त राज्य अमेरिका, मतलब यूएसए से। यूएसए से भारतीय राष्ट्रपति का, भारत के राष्ट्रपति का पद लिया गया है, ठीक है। दूसरा सवाल देखिए, भारत के जो राष्ट्रपति हैं, राष्ट्रपति की जो शक्ति है, राष्ट्रपति की जो शक्ति है, अमेरिका में राष्ट्रपति सर्वे सर्वा होते हैं, सबसे मतलब संपूर्ण पावर अमेरिका के राष्ट्रपति के हाथ में होती है, जबकि हमारे यहाँ प्रधानमंत्री के हाथ में होती है। तो राष्ट्रपति की जो पावर है, राष्ट्रपति की जो शक्तियाँ हैं, भारतीय राष्ट्रपति की शक्ति, भारत में राष्ट्रपति की जो शक्तियाँ हैं वो ब्रिटेन के संविधान से ली गई हैं। इसलिए कहा जाता है कि भारत का जो राष्ट्रपति है शक्ति के मामले में ब्रिटेन के सम्राट या साम्राज्ञी के समान है। शक्ति के मामले में, पावर के मामले में हमारे यहाँ राष्ट्रपति को उतनी पावर नहीं है जितनी अमेरिका के राष्ट्रपति को है। हमारे यहाँ का राष्ट्रपति शक्ति के मामले में ब्रिटेन के सम्राट या साम्राज्ञी के समान है। तो राष्ट्रपति की शक्ति जो है वो ब्रिटेन से ली गई है। और ब्रिटेन में किसके समान है? किसके समान है? ब्रिटेन में ये शक्ति किसके समान है? तो ब्रिटेन के सम्राट कह दो या साम्राज्ञी के समान। भारत के राष्ट्रपति की शक्ति ब्रिटेन के राजा के समान है। अब अगला सवाल इन्होंने ये पूछा है कि राष्ट्रपति के चुनाव की जो विधि है वो किस देश से ली गई है। राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन वोट डालेंगे, किस तरीके से राष्ट्रपति का चुनाव होगा, ये जो प्रोसेस है ये लिया गया है आयरलैंड के संविधान से। कहाँ से? तो राष्ट्रपति के चुनाव की विधि, भारत में राष्ट्रपति के चुनाव का जो प्रोसेस है, जो विधि है, वो कहाँ से ली गई भैया? आयरलैंड। अच्छा, आयरलैंड को हम अंग्रेजी में क्या कहते हैं? आयरिश। तो आयरलैंड को आयरिश भी कह देते हैं। एक सवाल और देखिए, जो भारत में राष्ट्रपति होते हैं, राष्ट्रपति का महाभियोग,
राष्ट्रपति का महाभियोग, अनुच्छेद 61 में आता ना, तो राष्ट्रपति का जो महाभियोग है वो कहाँ से लिया गया है, तो वो यूएसए से है। ठीक है। अच्छा एक बात और बताओ, भारत में राष्ट्रपति का जो पद है वो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में आता है? राष्ट्रपति का पद अनुच्छेद 52। अगर वो एक ही अनुच्छेद पूछेगा तो संविधान में राष्ट्रपति पद का उल्लेख कहाँ मिलता है हमें? भारतीय संविधान में राष्ट्रपति पद का उल्लेख, राष्ट्रपति पद का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो वो है भैया 52। अनुच्छेद 52 में कहा गया भारत का राष्ट्रपति, भारत का एक राष्ट्रपति होगा जो तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति होगा, देश का पहला नागरिक होगा। ठीक है। तो सवाल देखो सब अलग अलग हैं। अब इस सवाल का जवाब इतना अगर आसान हो जाता, और तुम देख लेना ज़्यादातर बच्चे इसका आंसर जो है वो ये लगा कर आते हैं, उन्हें एक ही बात याद दिला दो, राष्ट्रपति अमेरिका, है ना। ऐसा नहीं है। तो क्या हुआ देखो, राष्ट्रपति का पद जो है वो अमेरिका से लिया गया है। ठीक है। भारत में राष्ट्रपति का पद कहाँ से आया है? अमेरिका से। लेकिन भारत के राष्ट्रपति की जो शक्ति है वो कहाँ से ली गई है? ब्रिटेन से। और ब्रिटेन के सम्राट या साम्राज्ञी के समान है, ये भी याद रखें, ये भी पूछा जाता है। भारत का राष्ट्रपति शक्ति के मामले में किसके समतुल्य है? अमेरिका के राष्ट्रपति के समान, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री के समान, ब्रिटेन के सम्राट के समान, बोलो, या लिख देगा चीन के राष्ट्रपति के समान, है ना। तो ब्रिटेन के। देखो राष्ट्रपति का चुनाव, भारत में राष्ट्रपति के चुनाव की विधि कहाँ से ली गई है? आयरलैंड से। भारत में राष्ट्रपति के चुनाव का जो तरीका है वो कहाँ से आया है? आयरलैंड से। अच्छा, राष्ट्रपति का जो महाभियोग है वो किस देश के संविधान से लिया गया है? और भारतीय संविधान में राष्ट्रपति पद का उल्लेख कहाँ से आया है? मतलब पद का उल्लेख जो है वो किस अनुच्छेद में है? तो भारतीय संविधान के भाग नंबर 5 और अनुच्छेद नंबर 52 में राष्ट्रपति पद का उल्लेख है। हालांकि 53, 54, 55 ये सब राष्ट्रपति के ही हैं, लेकिन राष्ट्रपति का पद जो है वो केवल 52 में है। ठीक है। चलिए अगला सवाल देखो बेटा। हाँ, सवाल नंबर 9 में क्या कह रहे हैं? भारत में किस वर्ष राष्ट्रीय काम के बदले भोजन कार्यक्रम नेशनल फूड वर्क शुरू किया गया था? 2005 में, 2004 में, 2003 में, 2000। अब सुनो, एक योजना चली थी भारत में जिसका नाम था काम के बदले अनाज योजना। काम के बदले, अच्छा देखो, अगर अनाज मिलेगा काम के बदले, अनाज तो अनाज भोजन नहीं है, इसने थोड़ा सा क्या करा है, घुमा दिया एकदम। काम के बदले भोजन योजना, काम के बदले अनाज योजना। बच्चा सोचता दोनों अलग अलग तो नहीं है, भोजन अनाज, अरे भाई अनाज ही भोजन है। तो काम के बदले अनाज योजना कह दो या काम के बदले भोजन योजना कह दो, बात एक ही है। ठीक है। काम के बदले अनाज योजना या काम के बदले भोजन योजना, ये योजना कब शुरू हुई थी? इस योजना को शुरू किया गया था 2004 में। 2004 में। अब एक सवाल पूछा गया, सवाल बेटा ये था कि काम के बदले अनाज योजना किस पंचवर्षीय योजना में शुरू की गई? काम के बदले अनाज योजना किस पंचवर्षीय योजना में शुरू की गई? अब सुनो ध्यान से, सुनो ध्यान से। देखो, अगर आपको हिसाब लगाना आता है तो ऐसे सवालों का जवाब लगा सकते हैं आराम से आप। देखो, प्रथम
5 ईयर प्लान, पहली पंचवर्षीय योजना का समय था 1951 से लेकर 56, करेक्ट। दूसरी पंचवर्षीय योजना शुरू हुई 1956 से लेकर 61 तक। तीसरी पंचवर्षीय योजना शुरू हुई 1961 से लेकर 3 पंचवर्षीय योजनाओं के बाद 3 साल का गैप, आवाज़ नहीं भाई, 3 साल का गैप हुआ और इन 3 वर्षों के गैप में हमने वार्षिक योजना चलाई। वार्षिक योजनाओं का मतलब हर साल हर तरीके से अलग योजना। उसके बाद में चौथी पंचवर्षीय योजना आई बेटा, चौथी पंचवर्षीय योजना 1969 से 74। पांचवी पंचवर्षीय योजना आई 1974 से 78। मैंने पहले भी बताया था कि जो पांचवी पंचवर्षीय योजना थी वो 5 वर्ष पूरे नहीं कर पाई। तो कौन सी पंचवर्षीय योजना ऐसी है जो 4 वर्ष चली, और यहाँ 2 साल का जो अंतराल लगा, 2 ईयर का जो अंतराल लगा, इसमें हमने रोलिंग प्लान चलाया। रोलिंग प्लान का समय है ये। रोलिंग प्लान का मतलब अनवरत योजना। गुन्नार मेडल के मॉडल पर आधारित थी। एशिया ड्रामा उनकी किताब थी, उसमें उसका उन्होंने उल्लेख भी करा है। बताएंगे, सवाल भी पूछती है एसएससी। उसके बाद में छठी पंचवर्षीय योजना 1980 से लेकर 85। सातवीं पंचवर्षीय योजना 1985 से लेकर 90, और फिर उसके बाद में 2 ईयर का गैप, 2 साल का गैप लगा। इसे हम कहते हैं योजना अवकाश। क्या कहते हैं इसे? योजना अवकाश का समय आ गया है ये 2 साल का। उसके बाद में आठवीं पंचवर्षीय योजना 92 से लेकर, बोलो भाई, 97, और नौवीं योजना 97 से लेकर 2002 तक। ठीक है। अच्छा बेटा, 10वीं योजना अब 2002 से लेकर 2000। अब तुम्हारा जवाब मिल गया। तुम्हारा जवाब ये मिल गया कि काम के बदले अनाज योजना किस पंचवर्षीय योजना में शुरू किया गया था। इसको ये सवाल आया है, ये सवाल मालूम किया जाता है। तो बेटा इसकी जो पंचवर्षीय योजना है, पंचवर्षीय योजना कौन सी है? बोलो 10वीं पंचवर्षीय योजना में इसको शुरू किया गया था। अच्छा देखो, अगर ये आपको इस तरीके से चीज़ें याद हो जाती हैं ना, तो किसी भी सन के दौरान अगर कोई घटना घटी है तो आप उसका हिसाब लगा सकते हैं। जैसे एक बात बताओ, बांग्लादेश आज़ाद हुआ था पाकिस्तान से, कब हुआ था? 1971 में। अब ये कहने लगा है कि जिस समय बांग्लादेश आज़ाद हुआ था 1971 में, तो बताओ कौन सी हमारे यहाँ पंचवर्षीय योजना चल रही थी? अब 1971 में आ जाओ ना, 1971 तो इसी के अंडर आ जाएगा ना। अच्छा 1962 में हमारी लड़ाई हुई थी चाइना से, तो 1962 में कौन सी पंचवर्षीय योजना चल रही थी? तो वो कौन सी थी? तीसरी। तो एक्चुअल में 2 चीज़ों का पता होना चाहिए, वो घटना कब घटी थी और ये टाइम चार्ट आपको याद होना चाहिए कि किसका समय कब तक चलेगा, कौन सा प्लान कब से कब तक चलेगा। ठीक है। देखो 11वीं पंचवर्षीय योजना 2007 से 2000, और बेटा 12वीं योजना 2012 से 2017 तक का टाइम है इसका। तो याद रखो कि काम के बदले अनाज योजना या काम के बदले भोजन योजना
कब शुरू हुई थी? 2004 में। जब ये योजना 2004 में शुरू हुई तो बताइए कौन सी पंचवर्षीय योजना थी उस समय? बोलो। अच्छा, एक सवाल और है, पंचवर्षीय योजनाओं के ऊपर सरकार ने जो पैसे खर्च करे थे उस खर्च को किस प्रकार का व्यय कहते हैं हम? योजनागत व्यय। योजनागत व्यय जो प्लान के आधार पर खर्च होगा वो योजनागत व्यय कहलाएगा, और जो प्लान से अलग हटके होगा उसे गैर योजनागत व्यय बोलेंगे हम। ठीक है, चलो अगला सवाल देखो बेटा। अगले सवाल में क्या कह रहे हैं? अगले सवाल में कह रहे हैं कि किस देश ने 2019 में एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप की मेजबानी की? अब ये 2019 का सवाल है। 2019 में कतर ने इसकी मेजबानी करी थी। अब 19 का सवाल आगे क्यों पूछेगा भाई? ये करंट अफेयर्स का सवाल होगा, और जिस समय ये पेपर बना होगा उससे पहले सवाल चला होगा। आज 2023 का दौर चल रहा है। 2023 में, हाँ 2023 में एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप की मेजबानी थाईलैंड ने करी है। थाईलैंड का एक शहर है, राजधानी उसकी बैंकॉक। बैंकॉक में वहाँ पर आयोजन हुआ 2023 में, और इस चैंपियनशिप में भारत का स्थान तीसरा रहा। क्योंकि ये एशियाई है इसलिए एशिया के देशों ने भाग लिया होगा इसमें। पहले नंबर पर जापान रहा पदक के मामले में, दूसरे नंबर पर चीन रहा, और तीसरे नंबर पर भारत रहा। भारत ने 27 मेडल जीते, जिनमें से 6 गोल्ड मेडल थे, 12 सिल्वर मेडल थे। अब 12 और 6 18, और 27 शहरें तो 9 रह गए, 9 जीते थे हमने ब्रॉन्ज। ठीक है, हाँ तो अब जो है ना, इसे पुराने वाले का आंसर लिख के तो कोई फ़ायदा हमें मिलेगा नहीं। ये तो पुराना करंट अफेयर्स है, इसे ताज़ा कर लेते हैं, है ना, नवीन कर लेते हैं इसे। तो हम ऐसे लिखेंगे, एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप कब वाली? 2023 एशियाई एथलेटिक्स, हाँ चैंपियनशिप 2023। अब सुनो, अगर कोई पूछेगा कि भाई इस चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ हुआ या इसका मेजबान कौन था, तो इसका आयोजन हुआ है बेटा बैंकॉक में। बैंकॉक, और बैंकॉक जो है राजधानी है किसकी? थाईलैंड की। थाईलैंड। और ये मैंने बताया था कि रबड़ के उत्पादन में थाईलैंड का पहला स्थान है ना। अच्छा, थाईलैंड की मुद्रा याद आपको? थाई बहत। थाई बहत, थाईलैंड की मुद्रा का नाम है थाई बहत। ठीक है, आयोजन बैंकॉक में हुआ है 2023 में। अच्छा देखो, अगर हम जो पदक तालिका देखें तो पदक तालिका क्या रही है इसमें? पदक तालिका की बात करें तो पहले नंबर पर रहा है जापान। सबसे ज़्यादा जापान ने मेडल जीते इसमें। दूसरे नंबर पर देश रहा चाइना, चीन, और तीसरे नंबर पर भारत रहा। तो ये भी सवाल तुमसे मालूम कर सकता है कि एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 में भारत का स्थान कौन सा था? तो तीसरा स्थान भारत का रहा है। पहले स्थान पर कौन रहा? पहले स्थान पर जापान रहा। ठीक है, अच्छा ये भी सवाल मालूम कर सकता है कि एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 का आयोजन कहाँ हुआ था? तो देश पूछेगा तो थाईलैंड, और शहर पूछेगा तो बैंकॉक हो जाएगा। भारत की बात करें तो भारत के हिस्से में आए थे 27 पदक। भारत ने कितने मेडल जीते थे? तो भारत के मेडल भी याद रखो, कभी मेडल पूछ ले भारत में।
अच्छा, मेडल 3 प्रकार के होते हैं, पदक 3 तरीके के होते हैं भैया। एक थे गोल्ड, तो गोल्ड मेडल जीते भारत ने कितने? 6। एक होते हैं सिल्वर, सिल्वर कितने जीते? गोल्ड के दुगने 12, और 12 6 कितने हो गए? 18, 27 सहरे जीते हैं। तो ब्रोंज कितने हैं? ब्रोंज मेडल जीते हमने 9। ब्रोंज कितने हो गए हमारे पास में? 9। ठीक है। अब देखो 19 के बाद 19 4 कितना हो गया? 23। 19 4, इसका मतलब ये जो एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप है, इसका आयोजन जो है हर चौथे वर्ष होता है। तो ये वाले आंकड़े करंट के लिए हैं। ये सवाल मालूम कर लेगा कि एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप में आपको बताना है कि भारत का नंबर कौन सा रहा है। तो भारत का नंबर कौन सा रहा भैया? हाँ, भारत का नंबर रहा है 3रा। पहले स्थान पर जापान है, दूसरे पर चीन है और तीसरे पर भारत रहा है। ठीक है। एक अगला सवाल देखो क्या लिखा हुआ है। ये कह रहे हैं भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्य कार्यकारिणी से संबंधित है? राज्य कहां से शुरू होता? राज्य की कार्यकारिणी। तो देखो राज्य की कार्यकारिणी 123 और 132, ये तो संघ है। 134 और 153 ये संघ है, सेंट्रल गवर्नमेंट है ये। अच्छा, 153 से 167, क्योंकि 152 से स्टार्ट होता। बोलो, राज्य कहां तक चलता? बोलो, 152 से भाग नंबर 6 शुरू होता। कहां तक चलेगा? एक बात बताओ, कहां तक चलेगा? अरे जहां डिस्ट्रिक्ट कोर्ट खत्म होते हैं, कहां? 237। बोलो। तो इसमें बहुत सारी चीजें आ गई ना, बहुत सारी चीजें आ गई। आपको सिर्फ इतना बताना है, राज्य कार्यकारिणी, राज्य की सिर्फ कार्यकारिणी पूछ रिया है। तो देखो, राज्य कार्यकारिणी, राज्य कार्यकारिणी, अगर आप लॉजिक भी लगाते तो ये आपका ये वाला भाग नंबर 4 में आता है, 5 में आता है। ये भाग 5 का हिस्सा है, ये सब भाग 5 में चल रहा है। और राज्य आता भाग नंबर 6 में, तो उसकी कार्यकारिणी भी भाग नंबर 6 में होगी। भाग नंबर 6 स्टार्ट होता है 152 से। ठीक है। तो देखो, राज्य की कार्यकारिणी संविधान के किस भाग में है? भाग नंबर वो, और अनुच्छेद कौन से इसके अंतर्गत आते हैं? 152 से लेकर 167 तक, 152 से लेकर 167 तक राज्य की कार्यकारिणी आती है, जिसके अंतर्गत राज्य का राज्यपाल, ठीक है, जिसके अंतर्गत राज्य का मुख्यमंत्री, बोलो, ये सब चीज़ें इसी के दायरे में चलती हैं। तो 2 बातें याद रख लो, राज्य कार्यकारिणी संविधान के भाग नंबर 6 में है और अनुच्छेद 152 से लेकर 167 तक। ठीक है। चलिए बाकी कल देखते हैं बेटा।